बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं नयाब इस्लाम और मैं स्टूडेंट हूं क्लिनिकल साइकोलॉजी की। आज हम स्पोर्ट्स साइकोलॉजी पढ़ेंगे जिसमें हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है एक्सरसाइज बिहेवियर एंड एडहेरेंस। सो व्हाट इज एक्सरसाइज बिहेवियर एंड एडहेरेंस? Exercise behavior is a planned, structured, and repetitive form of the physical activity which is performed to improve or maintain physical fitness. ऐसे तमाम बिहेवियर जो हमारी फिजिकल फिटनेस को मेंटेन करती है और इम्प्रूव करती है, जो हम स्पेशली प्लान करते हैं, स्ट्रक्चर करते हैं और अपनी डेली बेसिस पे परफॉर्म करते हैं, उसको हम एक्सरसाइज बिहेवियर कहेंगे। जिसमें हमारे पास एग्जांपल आ जाती है डांसिंग, स्विमिंग, टेनिस खेलना, बास्केटबॉल खेलना, ऐसी तमाम चीज़ें जिसमें हमारा इंटरेस्ट हो और जिसमें हमारी कैलोरीज बर्न हो, वो सारी एक्सरसाइज बिहेवियर में आएंगी। अब एडहेरेंस क्या होती है? एडहेरेंस का लफ्जी मतलब होता है किसी चीज़ के साथ स्टिक हो जाना। तो अगर हम एक्सरसाइज बिहेवियर के साथ बात करें एडहेरेंस की, तो इसमें हम बात करेंगे कि मतलब जो हम एक्सरसाइजेस कर रहे हैं उसके साथ हम डेली बेसिस पे कैसे उसको डेली बेसिस पे हम लोगों ने परफॉर्म करना है, एक रूटीन बनानी है। जैसे कि इसमें एग्जांपल आती है हमारे पास के इस्टेब्लिश करें हम अपना रूटीन को, एक्सरसाइज को हम प्रायोरिटी दें, हम जिम जाएं, जितनी मर्जी बिजी शेड्यूल हो हम लोगों ने उसमें से अपने लिए टाइम निकालना है ताकि हम अपनी एक्सरसाइज कर सकें। मतलब ये ना हो कि थोड़ा सा हमें वर्कलोड ज़्यादा हो तो हम बोले नहीं आज एक्सरसाइज रहने देते हैं, हम इसको कल करेंगे। तो इस तरह नहीं करना, हम लोगों ने अपने एक्सरसाइज टाइम पे एक्सरसाइज ही परफॉर्म करनी है। यहाँ पे बात होती है कि एक्सरसाइज परफॉर्मेंस की। कुछ लोग होते हैं जो डेली बेसिस पे एक्सरसाइज परफॉर्म करते हैं, लेकिन कुछ होते हैं जो एक्सरसाइज परफॉर्म ही नहीं करते हैं। तो रीज़न क्या है जो लोग एक्सरसाइज परफॉर्म करते हैं? वो असल में ना जानते हैं कि मतलब इसके कितने फ़ायदे हैं। उनको पता है कि फ्रेश एयर है जो हमारी हेल्थ को मेंटेन करेगी, जो हमारे ब्रेन फंक्शन को बूस्ट करती है, हमारी रिस्पायरेटरी सिस्टम को स्ट्रेंथ करती है, हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाती है, हमारे जो हार्ट मसल्स हैं हमारा उस सारे सिस्टम को मेंटेन रखती है, हमारी बोन्स की डेंसिटी इंक्रीज करती है, हमारे नर्वस सिस्टम को क्लेम डाउन रखती है, हमारा सबसे बड़ा जो वेट का इशू आता है उसको मेंटेन रखती है। इसमें से कुछ फैक्टर्स को हम डिटेल में पढ़ते हैं, जिसमें सबसे पहले हम बात करेंगे वेट कंट्रोल की। जैसे कि कुछ लोग जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा वेट कॉन्शियस होते हैं और वो डेली बेसिस पे एक्सरसाइज करते हैं अपने प्रॉपर डाइट प्लान के साथ, ताकि वो अपना जो वेट है उसको लूज कर सकें और अपने एक हेल्दी वेट को मेंटेन कर सकें। नो डाउट इसकी बहुत सारी मेडिसिन भी अवेलेबल है मार्केट में, लेकिन एक्सरसाइज जो है इसका बेनिफिट हमें ये होता है कि इसके साइड इफेक्ट्स नहीं होते इतने। मतलब अगर हम एक मेडिसिन यूज़ कर रहे हैं ना, तो वो हमारे बैड फैट्स के साथ साथ हेल्दी फैट्स पे भी जाके इफेक्ट करता है, लेकिन एक्सरसाइज हमारी सिर्फ बैड फैट्स पे काम करता है। जैसे कि इसमें एग्जाम्पल के तौर पे हम बात करें तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो एक्सरसाइज करते हैं ताकि उनकी जितनी भी कैलोरीज वगैरह है वो बर्न हो जाए, ठीक है, और जो उनका एक्सेसिव वेट है वो थोड़ा कम हो जाए। और इसी तरह इनकी काफ़ी बीमारियां मतलब जैसे हेल्थ से एसोसिएट होती है, हमारे पास क्रोनरी रिस्क आते हैं यहाँ पर और बीपी वगैरह का इशू आता है, तो वो कम हो जाता है यहाँ पे। और अगर एक पर्सन 3 माइल्स वीक में 5 टाइम रनिंग करता है तो वो 20 to 25 पाउंड लॉस कर सकता है अपना वेट एक साल में। सेकेंडली हम बात करेंगे रिडक्शन इन स्ट्रेस एंड एंजाइटी। Regular exercises is associated with an improved sense of the well-being and mental health. Our society has recently seen a tremendous increase in the number of the people experience anxiety disorder and depression. Exercise is one way to cope more effectively with the society we live and with our everyday lives. देखिए, अगर हम रोज़ एक्सरसाइज करते हैं ना तो ये इम्प्रूव करती है हमारी मेंटल हेल्थ को। जैसे कि अगर हम देखें हमारी सोसाइटी में ना बहुत ज़्यादा मतलब रेशियो बढ़ चुकी है एंजाइटी की, स्ट्रेस डिसऑर्डर्स की। एक्सरसाइज हमें कुछ देर के लिए ना रिलैक्स कर देती है, मीन एक जो पीसफुल इन्वायरमेंट होता है ना उसको क्रिएट करती है ताकि हम इजी होकर सोच सकें। जब हम आसानी से सोच सकेंगे, जो प्रॉब्लम्स चल रही होती हैं तो हम उसको आसानी से एड्रेस कर सकेंगे, ठीक है, उसका सोल्यूशन निकाल सकेंगे। तो एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी होती है और हम इससे अपने स्ट्रेस को, एंजाइटी को भी कंट्रोल कर सकते हैं। थर्डली हम बात करेंगे रिड्यूस रिस्क ऑफ द कार्डियोवास्कुलर डिसीजेस। कार्डियो रिस्पायरेटरी की अगर हम फिटनेस को मेंटेन करते हैं ना, मतलब कार्डियो रिस्पायरेटरी, रिस्पायरेटरी निकला हमारे रिस्पायरेशन के प्रोसेस से जिसमें हमारे लंग्स इन्वॉल्व होते हैं। अगर हमारा जो कार्डियो रिस्पायरेटरी सिस्टम फिट होगा तो वो कार्डियोवास्कुलर डिसीजेस के भी चांसेस को कम कर देगा, क्योंकि हम जानते हैं जो हमारे लंग्स है वो हमारे ऑक्सीजन को मेंटेन करता है हमारी बॉडी में, और कार्बन डाइऑक्साइड जो कि वेस्ट प्रोडक्ट है बॉडी को उसको रिमूव करता है। तो अगर वो ठीक से काम करेगा तो हमारे जो हार्ट डिसीजेस हैं वो भी कम होंगी, क्योंकि हमारा हार्ट ठीक से काम कर रहा होगा। जैसे कि अब हमारे पास एक स्मोकर है जो सिगरेट पीता है, ठीक है, नो डाउट जो स्मोक है वो उसके लंग्स को इफेक्ट कर रही है, लेकिन उसके साथ साथ उसने दिल की भी बहुत सारी बीमारियां कोज कर, जैसे हमारे पास हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है, उसकी आर्टरीज की इलास्टिसिटी खत्म हो जाती है जिसकी वजह से हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो एक्सरसाइज जो है ना वो मेंटेन करती है हमारे रिस्पायरेटरी सिस्टम को, जो कि हमें बहुत सारी दिल की बीमारियों से बचा देती है।
फोर्थ में हम बात करते हैं इन्हेंसमेंट ऑफ द सेल्फ इस्टीम। जब हम रोज़ रेगुलरली एक्सरसाइज करते हैं और बहुत सारे लोगों से मिलते हैं और एक न्यू चीज़ को ट्राई करते हैं, तो इसमें हमें ना कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाता है, ठीक है, हमारी सेल्फ इस्टीम बढ़ जाती है। हम फिर कोई भी न्यू चीज़ करने से कतराते नहीं हैं और बहुत ईज़िली और कंफर्टेबली कर लेते हैं। और अगर हम देखें ना, तो जो लोग एक्सरसाइज करते हैं उनकी सेल्फ इस्टीम और सेल्फ कॉन्फिडेंस ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू जो लोग नहीं करते हैं। फिफ्थ में हम बात करेंगे अपॉर्चुनिटी टू सोशलाइज। अब हम डेली बेसिस पे बाहर जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, और जैसे हम डेली बेसिस पे बाहर एक्सरसाइजेस करने जा रहे हैं, तो बहुत सारे और भी लोग हैं जो डेली बेसिस पे आते हैं, ठीक है। तो इससे ये होता है कि वो जो हम लोगों ने आइसोलेट किया होता है खुद को घर में, किसी से बात नहीं करनी, किसी से बात करते हुए कतराना, हेजिटेशन होनी है हमें, तो वो चीज़ें खत्म हो जाती है। हम इजीली किसी से भी बात कर लेते हैं। वो जो आइसोलेशन में इर्द गिर्द रखी होती है, उसको हम ख़त्म कर देते हैं। हम डिफरेंट प्रोग्राम में जिसकी वजह से पार्टिसिपेट कर लेते हैं। हमें मतलब फिर कोई डर नहीं होता कि लोग देखेंगे तो मैं कैसे परफॉर्म करूँगा। जैसे अगर मिसाल के तौर पे बात करें कि हम जहाँ पे एक्सरसाइज करने जा रहे हैं, बहुत सारे मतलब वहाँ पे हमारी फ्रेंडशिप वगैरह भी होगी, दोस्त वगैरह भी आ रहे हैं, तो हम क्या करते हैं कि हम पर्सनली कमिटमेंट करते हैं खुद से कि हम लोगों ने रोज़ जाना है। और अगर हम किसी वजह से मतलब इस तरह ढीले वगैरह भी पड़ रहे होते हैं, तो जो हमारे साथ होते हैं एक्सरसाइज करने आते हैं, वो हमें पुश करते हैं कि आप एक्सरसाइज करें, देखें आपका इतना वेट लॉस हो गया और आपकी इतनी फिटनेस मेंटेन हो रही है। तो ये हमारे लिए एज अ एक मोटिवेशन के तौर पे काम करता है। लास्ट में अगर हम बात करें एन्जॉयमेंट की, तो मोस्टली लोग जो है ना, वो एक्सरसाइज को कंटिन्यू रखते हैं क्योंकि उनको उससे करने से खुशी हो रही होती है, एक फ़न है और एक मेंटल सेटिस्फिकेशन उन्हें मिल रही होती है। और इसके साथ-साथ हम ये भी देखते हैं ना कि कुछ लोग इंटरेस्टेड होते हैं, मतलब जो इंटरेस्ट है आपका वो काम करते हुए भी तो खुशी होती है, जो मेंटली पीस ब्रिंग करती है। दूसरे नंबर पे हम बस वो लोग आते हैं जो बिल्कुल एक्सरसाइज परफॉर्म करते ही नहीं हैं। उसकी क्या वजह है, क्या रीज़न है पीछे? सबसे पहले ये रीज़न तो हमारे पास आती है लैक ऑफ एनर्जी। मतलब थके-थके रहना, एक्सरसाइज करना पसंद ना होना, बस रेस्ट करना उनको पसंद होता है और लेटे रहना या खा पी लेना, बस। इसमें हम अगर फैक्ट की बात करें तो 59% लोग हैं जो सिर्फ लैक ऑफ एनर्जी की वजह से एक्सरसाइज नहीं करते हैं। बस लैक ऑफ मोटिवेशन, जिसमें मतलब इन लोगों के पास मोटिवेशन भी नहीं होती कि हम लोग मतलब जैसे होता है ना कि अपनी हम लोगों ने हेल्थ मेंटेन करनी है और हम लोग बीमार ना हो, बीमारियों से दूर रहे, ऐसी कोई मोटिवेशन इनके पास होती नहीं है। तो जिसकी वजह से वो कहते हैं बस ठीक है, जिस तरह लाइफ गुजर रही है गुजरने दो। थर्ड पे हमारे पास आता है लैक ऑफ टाइम। मतलब ये लोग जो होते हैं ये प्रायोरिटी पे रखते ही नहीं है एक्सरसाइजेस को। इनकी प्रायोरिटी होती है इनका काम, इसके बाद फिर टीवी देख लिया या यूट्यूब वगैरह देख लिया या हैंग आउट करने फ्रेंड्स के साथ बाहर चले गए, फैमिली के साथ बाहर चले गए। प्रॉब्लम ऑफ एक्सरसाइज एडहेरेंस, मतलब ऐसे कौन से मसाइल हैं जिसकी वजह से हम अपनी एक्सरसाइज को डेली बेसिस पे नहीं कर पाते हैं या हम उन्हें छोड़ देते हैं। सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि हम हमेशा फिटनेस सेटा की बात करते हैं। हम कभी भी देखते ही हैं कि मतलब एक पर्सन जो है वो साइकोलॉजिकली कितना विलिंग है एक्सरसाइज करने के लिए। अगर वो साइकोलॉजिकली विलिंग नहीं है एक्सरसाइज करने के लिए, तो वो मतलब कैसे अपनी एक्सरसाइज को मेंटेन कर सकता है। सेकंड मोस्ट, एक्सरसाइज जो है वो रिकमेंडेशन ऐसी की जाती है पर्सन्स को कि वो बहुत ज़्यादा क्रैम्पिंग वाली होती है और फिर फुल होती है कि बंदा जो होता है वो इनहेंस ही नहीं कर पाता अपनी मोटिवेशन को रेगुलर एक्सरसाइज के लिए। वो कहते हैं क्या मतलब रोज इतनी हार्ड एक्सरसाइजेस करो और भी काम करने होते हैं, थक जाते हैं, वो काम भी रह जाते हैं। तो ये भी एक मसला है। जो रिजिड एक्सरसाइजेस होती हैं उनकी रिकमेंडेशन बेस भी यही होती है कि उनकी जो प्रिंसिपल होती है उनकी इंटेंसिटी पे डिपेंड करती है, और उनकी जो इंटेंसिटी हो, ड्यूरेशन हो या इनकी फ्रीक्वेंसी हो, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा हाई होती है और चैलेंजिंग होती है लोगों के लिए, स्पेशली उन लोगों के लिए जिन्होंने अभी अभी एक्सरसाइज करना स्टार्ट किया। लास्ट बट नॉट लीस्ट, ट्रेडिशनल एक्सरसाइज रिकमेंडेशन जब की जाती हैं, तो हम उसमें देखते हैं कि ये कभी भी प्रमोट नहीं करता हमारे सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटीज को और लोगों को इम्पावर नहीं करता कि वो लॉन्ग टर्म बिहेवियर चेंज ऑफ द एक्सरसाइज बिहेवियर। सबसे पहले हम इसमें थ्योरी पढ़ेंगे, थ्योरी प्लान बिहेवियर, जिसमें हम लोग देखते हैं कि मतलब हमारे पास एक ह्यूमन है, उसके बिहेवियर को हम प्रिडिक्ट करते हैं एक मॉडल के थ्रू, ठीक है, जिसमें हमारे पास तीन फैक्टर हमने यहाँ पे लिए हैं। एक है पर्सनल एटीट्यूड, जिसमें हम बात करेंगे कि कैसे जो इंसान का एक पर्सन का एटीट्यूड है वो उसके आने वाले बिहेवियर को प्रिडिक्ट करता है, ठीक है। जैसे कि मिसाल के तौर पे अगर जो हमारा एटीट्यूड होगा एक्सरसाइज की तरफ, वो प्रिडिक्ट करेगा कि हम अपनी ज़िंदगी कैसे गुजार रहे हैं, कैसी एक्सरसाइजेस हम कर रहे हैं अपनी लाइफ को बीमारियों से बचाने के लिए। उसके बाद हम बात करेंगे सब्जेक्टिव नॉर्म्स की, जिसमें हम देखते हैं कि जो हमारे साथ वाला पर्सन है या हमारे जो सोशल सर्कल है जिसमें हमारे दोस्त आ जाते हैं, हमारे फैमिली मेंबर्स वगैरह आ जाते हैं, वो कैसे प्रिडिक्ट करते हैं हमारे बिहेवियर को। जैसे कि हम इसमें मिसाल ले लेते हैं कि अगर तो वो लोग जिम जाते हैं और कॉन्शियस हैं अपने हेल्थ के बारे में,
तो हम भी ऑटोमेटिकली कॉन्शियस होंगे अपने हेल्थ के बारे में, ठीक है? ज़्यादा देर करेंगे जिम जाने में, एक्सरसाइज़ करने में, लेकिन अगर तो वो नहीं करते हैं, तो हमारी भी प्रोबेबिलिटी इतनी ज़्यादा नहीं होगी कि हम जिम जाएँ और अपने हेल्थ का ध्यान रखें। उसके बाद आता है हमारे पास परसीव्ड बिहेवियरल कंट्रोल। इसमें क्या होता है, हम अपने इनर मतलब देखिए ना कि जो हम सोचते हैं ना, हमारे बिहेवियर पे वो इम्पैक्ट करता है। जैसे अब मैंने सोच लिया कि मैंने वेट लॉस करना है और अगर मैं एक्सरसाइज़ करूँगा और साथ एक अच्छा डाइट प्लान फॉलो करूँगा, तो मेरा वेट लॉस होगा। तो वो वेट लॉस होगा, लेकिन अगर मैं ये सोचूँगी कि मैं जितनी मर्ज़ी एक्सरसाइज़ कर लूँ और जितनी मर्ज़ी डाइट प्लान को फॉलो कर लूँ, मेरा तो वेट लॉस होना ही नहीं है, तो वो कभी भी वेट लॉस नहीं होगा आपका। सेकंड हम बात करते हैं सेल्फ डिटरमाइंड बिहेवियर की। सेल्फ डिटरमाइंड थ्योरी हमें क्या कहती है? वो कहती है जो ह्यूमन है, उसके पास 3 बेसिक साइकोलॉजिकल नीड्स हैं, ठीक है? जिसमें पहली आती है हमारे पास ऑटोनॉमिक, कॉम्पिटेंस और रिलेटेडनेस। ऑटोनॉमी में क्या होता है? द फीलिंग्स वन हैज़ चूज़ एंड विलिंग एंड स्क्रीइंग वन्स बिहेवियर, ठीक है? कॉम्पिटेंस में क्या होगा? द एक्सपीरियंस ऑफ द मिस्ट्री एंड बीइंग इफेक्टिव इन वन्स एक्टिविटी। एंड थर्ड रिलेटेडनेस। इसमें जितनी भी हमारी नीड्स होंगी, ठीक है, जो हमारी फीलिंग्स के साथ कनेक्टेड होंगी और बिलोंग करेंगी दूसरे के साथ, वो सारी रिलेटेडनेस में आएगी। और ये तीनों चीजें मिलकर क्या करती हैं? मोटिवेट करती हैं हमें, किस लिए? ग्रोथ के लिए और डेवलपमेंट के लिए। नाउ वी डिस्कस द इवैल्यूएशन क्राइटेरिया फॉर थ्योरीज ऑफ द हेल्थ बिहेवियर। इसमें हम सबसे पहले बात करेंगे पॉलिसीज की। मतलब हमारे स्कूल में ऐसी पॉलिसीज डेवलप करनी चाहिए जो हम डेली बेसिस पे ना हो सके तो वीकली हम बच्चों को ऐसी फिजिकल एक्टिविटीज करवाएं जो उनके लिए फ़ायदेमंद हो, बेनिफिशियल हो। जैसे हम किंडरगार्टन से लेके इंटरमीडिएट तक इसको लेके चल सकते हैं। हम मोस्टली स्कूल में स्पोर्ट्स डे करवाते हैं या कोई भी ऐसा, जैसे फ्राइडे को मोस्टली ये होता है कि बच्चों की एक फ्राइडे पार्टी, एक वीकली पार्टी होती है जिसमें वो डिफरेंट लंच लेके आते हैं और डिफरेंट गेम्स वगैरह उन्हें खिलाई जाती हैं। इसी तरह हम यहाँ पे बात करेंगे इन्वायरमेंट की, ठीक है? हमें ऐसा एक सेफ और एप्रिशिएटिंग इन्वायरमेंट क्रिएट करना है जो कि हम बच्चों के लिए इंजॉयबल भी हो और जो हमें प्रोवाइड करता है फिजिकल और सोशल इन्वायरमेंट भी, ठीक है? जैसे कि मिसाल के तौर पे अगर हम देखें, इसके बाद हम बात करते हैं हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन की। अगर हम इम्प्लीमेंट करते हैं हेल्थ और फिजिकल एजुकेशन के कोर्सेज और ट्रेनिंग अपने जो तालीमी इदारे हैं, तो वो जो कि हाईलाइट करेंगे इंजॉयबल पार्टिसिपेशन फिजिकल एक्टिविटीज़ और स्टूडेंट के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे ताकि वो डेवलप कर सकें नॉलेज को, एटीट्यूड्स को, मोटर स्किल्स को, बिहेवियर स्किल को और कॉन्फिडेंस, जो कि इनकी अडेप्टेशन और मेंटेनेंस जो कि फिजिकल एक्टिविटी लाइफस्टाइल के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद हमें बस आता है एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़। ये हमें प्रोवाइड करती हैं बेसिक जो हमारे कॉम्पिटिटिव और नॉन कॉम्पिटिटिव फिजिकल एक्टिविटीज़ होती हैं, प्रोग्राम्स होते हैं, जो तमाम स्टूडेंट्स के लिए स्कूल लेवल्स पर भी किए जाते हैं, यूनिवर्सिटीज़ लेवल पर भी, कॉलेजेस लेवल पर भी। फिर आता है पेरेंटियल इन्वॉल्वमेंट, जिसमें हम लोग बात करते हैं कि मतलब हमारे अपने सोशल सर्कल में जो हमारे पेरेंट्स हैं, हमारे फ्रेंड्स हैं, हमारे कोलीग्स हैं, वो हमें कितना सपोर्ट करते हैं हमें फिजिकल एक्टिविटीज़ में, वो हमें अप्रिशिएट करते हैं, एनकरेज करते भी हैं कि नहीं करते हैं। क्योंकि जब हम हमें किसी अपने से या हमारे सोशल सर्कल में जितने भी लोग मौजूद हैं उनसे अप्रिसिएशन मिलती है, तो हम उस बिहेवियर को ज़्यादा अच्छे से इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। इसके बाद हमें बात आते हैं पर्सनल ट्रेनिंग, जिसमें हम खुद को ट्रेन करते हैं एजुकेशन के हवाले से, खुद की कोचिंग करते हैं, खुद को प्रोडक्टिव बनाते हैं, क्रिएटिव बनाते हैं, अपनी हेल्थ केयर पे काम करते हैं। हम क्या करते हैं इसमें? हम टीच करते हैं, ठीक है, खुद को नॉलेज के ऊपर, स्किल्स के ऊपर जो कि हमें चाहिए होते हैं और बहुत इफेक्टिवली वो काम करते हैं हमारी फिजिकल लाइफस्टाइल में। और ये मोस्टली किन के लिए इंपॉर्टेंट होता है और किन में ज़्यादा होती है इनकी रेशियो? वो होती है यंगस्टर में, ज़्यादातर जो टीन एजर्स होते हैं हमारे पास। फिर हमारे पास कम्युनिटी प्रोग्राम आते हैं। गवर्नमेंट को भी चाहिए कि ऐसे कम्युनिटी प्रोग्राम्स डेवलप करें जिसमें जो हमारी यूथ है वो पार्टिसिपेट करे ताकि वो फिजिकल अपनी हेल्थ को मेंटेन भी कर सकें और घुल मिल भी सकें, सोशलाइज हो सकें और कॉन्फिडेंट उनमें आ सके, उनकी सेल्फ स्टीम हाई हो। अच्छा, तो अब हम देख लेते हैं स्ट्रेटजीज फॉर एनहेंसिंग टू एडहेरेंस एक्सरसाइजेस, जिसमें सबसे पहले डिस्कशन मेकिंग अप्रोच। इन दिस डिसीजन मेकिंग प्रोसेस साइकोलॉजिस्ट डेवलप अ टेक्निक known as a decision balance sheet. This technique can make the people more aware of the potential benefits and cost of an exercise program. इसमें बेसिकली हम लोग ये देखते हैं कि अगर हमारे पास कोई प्रॉब्लम आ गई है तो हम लोग उसको कैसे सॉल्व करना है। जैसे हमारे पास फर्स्ट स्टेप क्या होता है? अंडरस्टैंड द सिचुएशन, डिफाइन द प्रॉब्लम, डिफाइन ऑब्जेक्टिव्स, डायग्नोसिस द प्रॉब्लम, डेवलप अल्टरनेटिव्स, इवेल्युएट अल्टरनेटिव्स, चूज बेस्ट अल्टरनेटिव्स, इम्प्लीमेंट अल्टरनेटिव्स। अगर हम एग्जाम्पल लें यहाँ पर, जैसे कि रात को जाते हुए हमारी गाड़ी ख़राब हो गई है, ठीक है, और जगह सुनसान है, हम लोगों ने देखा कि मतलब गाड़ी रुक गई है, ठीक है, प्रॉब्लम थी ना कि गाड़ी रुक गई है। फिर हम देख रहे हैं, ऑब्जेक्टिव देख रहे हैं इसका कि मतलब क्यों रुकी है। फिर हम डायग्नोज करते हैं कि अच्छा टायर पंचर हो गया है इसका। उसके बाद फिर हम देखेंगे कि मतलब
हम कैसे इसको ठीक कर सकते हैं प्रॉब्लम को। फिर हम इसके 2-3 ऑप्शंस निकालेंगे कि अभी मैं किसी मैकेनिक को कॉल करूँ, वो आके यहाँ पर टायर लगा जाए नया, या तो अगर मेरी गाड़ी की डिक्की में स्टेपनी पड़ी हुई है और साथ टायर पड़ा हुआ है, तो मैं यहाँ पर टायर चेंज कर लूँ खुद, या कोई आस-पास शॉप देख लूँ जहाँ पे टायर को पंचर लगाते हों, तो फिर वहाँ से पंचर लगवा लूँ। फिर वो अपने उस मौके के लिहाज से, मुनासबत से जो उसको बेस्ट ऑप्शन लगेगी उसको चूज़ करेगा और उसको इम्प्लीमेंट करेगा। इस प्रोसेस से हम लोग क्या करते हैं, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालते हैं। बैलेंस शीट क्या होती है? बैलेंस शीट जो होती है वो हम लोग क्रिएट करते हैं, ठीक है? जिसमें डिसीजन बैलेंस शीट होती है। उसमें हम देखते हैं कि जो इंडिविजुअल है वो राइट डाउन करेगा अपनी एस्टिमेट सिग्निफिकेंस, ठीक है? किस चीज़ के? एक्सरसाइज के, जिस चीज़ में उसने पार्टिसिपेट वगैरह किया है, जो पार्टिसिपेंट्स हैं हमारे पास, वो अपने लिए क्या गेन कर रहे हैं, वो अपने लिए क्या लूज कर रहे हैं, ठीक है? जो चीज़ें अच्छी हैं और जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं वो जिसको अप्रूव करते हैं, अप्रूवल देते हैं जिसके लिए, वो चीज़ें वो लोग अपनाएंगे, और जिस चीज़ को वो डिसप्रूव करेंगे जो अपनी सेहत के लिए भी अच्छी नहीं है, तो वो उसको डिसअप्रूवल दे देंगे। उसके बाद यहाँ पर ऐड किया गया है एक बैलेंस शीट, जिसमें हमें नज़र आ रहा है कि हमें दिखा रहे हैं कि हम सबसे पहले क्लाइंट में जो चेंजेस लाना चाह रहा है वो लिखते हैं। उसके बाद जो चीज़ें उसमें रहनी चाहिए सेम वो लिखते हैं, उसके बेनिफिट्स लिखते हैं, फिर जो चेंजेस वो चाह रहा है वो लिखते हैं और उसके बेनिफिट्स लिखते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं मोटिवेशनल इंटरव्यूइंग की, जिसमें हम क्लाइंट के साथ कोलैबोरेट करते हैं, ठीक है? उससे एक टॉक इंटरव्यू करते हैं, जिसमें हम लोग ख्याल रखते हैं 5 प्रिंसिपल्स का। सबसे पहले एक्सप्रेस एम्पैथी। हम हमारे पास जो क्लाइंट है ना, हम उसको एम्पैथी दिखाते हैं, ठीक है? हम उससे बात करते हैं, उनसे जो भी मामला वगैरह चल रहा था उस पे बात करते हैं। अवॉइड आर्गुमेंट, आर्गुमेंट नहीं करते उनके साथ, कि मतलब आर्गुमेंट करना ना कि ये चीज़ गलत है तो ये गलत ही है। सॉल्व विद द रेजिस्टेंस। हम इसमें ये भी देखेंगे कि हम लोगों ने पॉजिटिव चेंज कैसे लेके आना है, ठीक है? अवेयरनेस देनी है हम लोगों ने अच्छी चीज़ों के बारे में, बुरी चीज़ों के बारे में, कॉन्फ्लिक्ट से हमने दूर रखना है, ठीक है? जो उनका गोल है, एक गोल सेट करते हैं ना हम लाइफ के लिए, और वो जिस प्रॉब्लम के लिए आए हैं उनसे जो जो छुटकारा पाना है, और गोल उसके लिए जो सेट करके हैं उसकी तरफ हम लोग उन्हें क्लियरिफिकेशन देंगे, और फिर हम उनको सपोर्ट करते हैं, उनकी सेल्फ एफिकेसी बढ़ाते हैं, उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाते हैं। मिसाल के तौर पे, अगर हमारे पास एक पेशेंट आया है और वो ड्रग एडिक्टिव है, ठीक है? और वो आइस का नशा कर रहा है पिछले 1 साल से, तो हम उससे पूछते हैं कि मतलब आप इस सिलसिले से यहाँ पर आए हैं, आपको इतना टाइम हो गया यहाँ पे आते हुए, तो आपने मतलब क्या चेंजेस की हैं? तो फिर वो बताता है कि मतलब वो अच्छे पॉजिटिव साइड पे जा रहा है कि नेगेटिव पे जा रहा है, वो कोई प्रोग्रेस अपने ऊपर कर भी रहा है, कोई काम की नहीं कर रहा। अगर तो नहीं कर रहा होता तो हम उसे कहते हैं कि मतलब देखें, आपने पहले भी लाइफ में गोल अचीव किए होंगे, आपने बहुत अच्छे काम किए होंगे, तो यहाँ का जो गोल है इसको भी तो हम लोगों ने अचीव करना है ना। हम इस तरह बात करते हैं, ठीक है? थोड़ी एम्पैथी क्रिएट करते हैं। उसके बाद फिर हम उनसे पूछते हैं कि अगर मैं आपको 0 से लेके 10 तक का नंबर दूँ, और मैं आपसे पूछूँ कि हम आप जो आप ड्रग्स ले रहे हैं, तो वो आप अपने आप को कितनी ग्रेडिंग करेंगे? कि आप उसको छोड़ सकते हैं कि नहीं छोड़ सकते? इसमें हमारे पास 4 प्रोसेसेस इन्वॉल्व होते हैं। एक होता है एंगेजमेंट, मतलब जो हमारे पास क्लाइंट है हमने उसके साथ अपने साथ एंगेज रखना होता है। हम फोकसिंग रहते हैं, हमने एक गुड लिसनर बनना होता है। जब हम गुड लिसनर बनते हैं तब एक अच्छा एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकते हैं हम अपने क्लाइंट के साथ। हम प्लानिंग करते हैं आगे के लिए कि मतलब अब जो होना था पीछे वो हो गया। अगर तो वो एक अच्छी प्रोग्रेस कर रहा है तो वेल एंड गुड है, लेकिन अगर उसमें प्रोग्रेस नहीं आई है, तो हम लोगों ने प्लान करना है कि अब आगे क्या करना है, ठीक है? साथ-साथ हम उनको मोटिवेशन देंगे कि आप ये कर सकते हैं। बेनिफिट्स क्या होते हैं हमारे पास मोटिवेशनल इंटरव्यू के? हेल्दी ईटिंग हैबिट्स को हम क्रिएट करते हैं, मेडिकेशन एडहेरेंस देते हैं, स्मोकिंग का छोड़ना या जो भी वो नशा वगैरह कर रहे हैं उसको छोड़ने पे हम उनको आमादा करते हैं। इम्पोर्टेंस ऑफ द एक्सरसाइज एंड फिजिकल एक्टिविटी बताते हैं हम उनको, और उनकी जो हेल्थ केयर प्लान्स हैं उनको हम फॉलो करवाते हैं। और थर्ड पे हमारे पास आता है रीइंफोर्समेंट अप्रोच। रीइंफोर्समेंट और पनिशमेंट, सबसे पहले हम ये 2 टर्म्स समझेंगे। रीइंफोर्समेंट हम तब यूज़ करते हैं जब हम लोगों ने इंक्रीज़ करना होता है डिज़ायरेबल बिहेवियर को, और पनिशमेंट हम तब यूज़ करते हैं जब हम डिक्रीज़ करते हैं अनडिज़ायरेबल बिहेवियर को। जैसे कि हमारे पास रीइंफोर्समेंट है, ठीक है? और हम लोगों ने बिहेवियर को इंक्रीज़ करना है, तो उसमें हमारे पास 2 टाइप्स आती हैं, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट और नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। एक बच्चा है, अच्छा काम करके दिखाता है, ठीक है? और एक्सरसाइज़र है, वो अच्छी एक्सरसाइज़ करता है और डेली वक़्त पे आता है। तो हम उसको एप्रिशिएट करेंगे, हम छोटे-छोटे रिवॉर्ड्स रखेंगे उसकी अटेंडेंस पे और उसके जो एक्सरसाइज़ेज़ वो कर रहा है उसके ऊपर, ठीक है? तो वो क्या करेगा, उसकी प्रोग्रेस अच्छी हो जाएगी, वो और करेगा ताकि मुझे और एप्रिसिएशन मिले। नेगेटिव रीइंफोर्समेंट जैसे, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, तो हम उनको और एक्सरसाइज़ दे देंगे कि आप ये करें, क्योंकि हम उन एक नेगेटिव रीइंफोर्समेंट लगा रहे हैं ना, ताकि फिर वो जो हम लोगों ने पहले एक्सरसाइज़ेज़ दी थी वो अच्छे से उसको परफ़ॉर्म करें, ताकि उनको एक्सेसिव काम ना मिले करने के लिए। इम्प्रूव एक्सरसाइज एडहेरेंस।
As the intensity increase, heart rate, respiratory rate and energy consumptions also increase the further. जितनी मतलब हम हार्ड एक्सरसाइज करते रहेंगे उतनी हमारी जो इंटेंसिटी होगी एक्सरसाइज की वो इंक्रीज करती रहेगी, ठीक है, और उतना ही मतलब हमारे जो वाइटल ऑर्गन्स हैं वो अच्छे से काम कर सकेंगे। अब हम बात कर लेते हैं ऐसे ऐसे गाइडलाइंस की जो हमें बहुत ज़्यादा यूज़फुल होते हैं एक्सरसाइज करते हुए। जैसे हमें जितनी भी हमारी स्टेजेस होती हैं एक्सरसाइज की, तो उसके लिए हमें पोस्टर्स हमारे पास मौजूद होते हैं, कार्टून्स और साइंस बनाए होते हैं कि स्टेप के बाद हमारे पास ये स्टेप है, इसके बाद हमारे पास ये स्टेप है, और स्टेप में हमें वाज़ह करके बताया होता है कि मतलब हम लोगों ने अपने आर्म्स को कैसे रखना है, उनकी पोजीशन क्या होगी, हमारे जो फुट्स हैं उनकी पोजीशन क्या होगी, अगर हम कोई नेक या शोल्डर एक्सरसाइज करें तो उनकी पोजीशंस हमारे पास क्या होंगी। हम एक्सरसाइज को एन्जॉयबल बनाएँगे, मतलब अगर हम बोरिंग एक्सरसाइज होगी तो फिर तो वो इतना अच्छे से नहीं कर सकते ना, लेकिन अगर एक्सरसाइज एन्जॉयबल होगी तो फिर सारे ईज़िली और एन्जॉय कर के करेंगे। उसके बाद हम क्या करते हैं, प्रमोट करते हैं एक्सरसाइज को, ठीक है, ग्रुप्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ, मतलब जैसे हमने ग्रुपिंग कर लिया एक, और हम लोग को फिर एक सेट कर लेते हैं गोल कि आज हम लोगों ने इतने पुशअप्स लगाने हैं या इतने सिटअप्स लगाने हैं, ठीक है, या आज हम लोगों ने इतनी रनिंग करनी है और हम लोगों ने इसको अचीव करना है। जब हम एक्सरसाइज करेंगे तो हमें चाहिए कि हम पार्टिसिपेंट्स को छोटे-छोटे रिवॉर्ड्स दें, ठीक है? उनकी बैलेंस शीट तैयार करें। एक्सरसाइज करने से पहले ताकि हमें पता हो कि कितनी इम्प्रूवमेंट आई है, कितनी इम्प्रूवमेंट नहीं आई है। हमें मैनेजमेंट स्किल्स का पता होना चाहिए कि हम लोगों ने अपना टाइम कैसे मैनेज करना है, और उनको हम खुद चूज़ करने दें कि वो किस फिज़िकल एक्टिविटी करने में इंटरेस्टेड है और कौन-सी चीज़ें उनके लिए हेल्पफुल है। जब वो खुद चूज़ करेंगे और खुद उसको परफ़ॉर्म करेंगे तो वो उसको बेटरली परफ़ॉर्म कर सकते हैं एज़ कम्पेयर टू दैट कि हम उनको बोलें कि नहीं आपने ये वाली एक्सरसाइज़ेज़ करनी है और ये वाली एक्सरसाइज़ेज़ नहीं करनी है। जब उन्हें उनकी एक्सरसाइज का पर्पस पता होगा तो वो अच्छे से सिलेक्ट कर सकेंगे। तो आज हम लोगों ने क्या किया, सबसे पहले देखा कि व्हाट इज एक्सरसाइज बिहेवियर एंड इनहेरेंस। उसके बाद हम लोगों ने रीज़न देखी कि क्यों लोग एक्सरसाइज करते हैं, और फिर हम लोगों ने रीज़न देखी कि क्यों लोग एक्सरसाइज नहीं करते हैं। फिर हमने बात की प्रॉब्लम ऑफ द एक्सरसाइज एडहेरेंस के बारे में, और फिर डिफरेंट मॉडल्स ऑफ एक्सरसाइज बिहेवियर हम लोगों ने देखे। फिर हमने बात की एवोल्यूशन क्राइटेरिया फॉर थ्योरीज ऑफ द हेल्थ बिहेवियर। उसके बाद हम लोगों ने स्ट्रेटजीज देखी जो एनहेंस कर रही थी एडहेरेंस टू द एक्सरसाइज। फिर हम लोगों ने आखिर में देखा कि गाइडलाइंस टू इम्प्रूव द एक्सरसाइज एडहेरेंस। अब यहाँ पे मैंने क्रिटिकल क्वेश्चंस लिखे हैं दो, जिनके क्वेश्चंस मैं आप लोगों से कमेंट बॉक्स में लूँगी इंशाल्लाह। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कर दें। इसके साथ ही साथ बेल आइकॉन को क्लिक कर लें ताकि न्यू आने वाली वीडियोस आपको मिल सके। तब तक के लिए इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह पाक आप सबको सलामत रखे। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच।